और अब 1 मिनट एक खबर दिल्ली से शुरुआत करेंगे इस खबर की, जहां पर एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आसपास के जिलों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1 मिनट में पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं। कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली से सटे नोएडा के लिए प्रशासन ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों की रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। आज से नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर यह अभियान शुरू कर दिया गया है। जहां संक्रमण ज्यादा है उन एरिया से, उन क्षेत्रों से यदि आवागमन हो रही है, उसको रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। रैंडम टेस्टिंग के साथ ही प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसके तहत एक से अधिक केस मिलने वाले इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। डिलीवरी बॉय, दुकानदार और रिक्शा चालकों की टारगेट सैंपलिंग की जाएगी। नोएडा से दिल्ली आने जाने वालों पर खास नजर रखी जाएगी। मंगलवार को जिले में 132 नए मरीजों के मिलने के साथ ही नोएडा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,500 के पार हो गई है। इनमें 19,000 से अधिक मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ये पूरी खबर क्या है, 1 मिनट में समझिए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से सीमित स्तर पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा। वहाँ पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए। दिल्ली में शादी समारोह में भी लोगों की मौजूदगी को 200 के बजाय 50 तक सीमित कर दिया गया है। दिल्ली में पिछले 10 दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। अब तक दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,89,202 हो गई है। अब तक 4,41,361 लोग इलाज से ठीक भी हुए हैं, जबकि 7,713 लोगों की मौत हुई है। सारी गाइडलाइंस तो वही रहेंगी, उनको गहराई, गंभीरता और पूरे कमिटमेंट के साथ फॉलो करना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में आईसीयू बेड बढ़ाने और हर दिन 1 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया गया है। भारत में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही नतीजों के आने की उम्मीद है। 1 मिनट में पूरा अपडेट देखिए। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 88 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटों में नए मरीजों की संख्या 30,000 से कम रही। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 29,161 नए केस आए और 449 लोगों की मौत हुई, जबकि इस दौरान 40,791 लोग ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 88,74,290 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 82,90,370 लोग ठीक हो चुके हैं। इस बीच नीति आयोग ने जानकारी दी है कि जनवरी तक वैक्सीन ट्रायल के नतीजे आ सकते हैं। अर्ली नेक्स्ट ईयर में संभावना है। अब इसी को लेकर चले हैं। जैसे जैसे इमर्ज होता है, डायनेमिक सिचुएशन है, जैसे जैसे आगे आएगी आपके सामने प्रस्तुत करें। वहीं रूस की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत और चीन दोनों ही रूस की वैक्सीन स्पुतनिक V का उत्पादन शुरू कर सकते हैं। बिहार में हार के बाद कांग्रेस में ही तकरार और तेज हो गई है और अब इस जंग में शामिल हो गए हैं सलमान खुर्शीद। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के भीतर ही घमासान शुरू हो गया है। पहले कपिल सिब्बल, फिर अशोक गहलोत के बाद अब सलमान खुर्शीद भी इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। सलमान खुर्शीद ने कपिल सिब्बल के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें पार्टी से निकल जाने की सलाह दी। I don't think that we should be discussing anything outside the party forums. There is enough opportunity to discuss it in party forums. I don't think that we should play to the audience outside. इससे पहले अशोक गहलोत ने सिब्बल पर आरोप लगाया था कि पार्टी के भीतर की बातें बाहर करने से कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ता है। बिहार चुनाव में हार के बाद सिब्बल ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बड़े बदलाव की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर बात हुई, 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की।
दोनों नेताओं ने इस दौरान रणनीतिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और लिखा, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात करके उन्हें बधाई दी। हमने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन तथा भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर साझा प्राथमिकताओं और चुनौतियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने अमेरिका की निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दी और लिखा, उनकी सफलता भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए गर्व और प्रेरणा की बात है। यह समुदाय भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती का महत्वपूर्ण स्रोत है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में बाइडेन की जीत के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बातचीत है। ब्रिक्स वर्चुअल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर हमला किया और आतंकवाद को समर्थन देने वालों पर कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ब्रिक्स देशों की वर्चुअल समिट में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बताया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में उन्होंने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने नाम लिए बगैर कहा कि आतंकवाद को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए। आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा परिषद में सुधार को अनिवार्य बताया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र समेत WTO, IMF और WHO जैसे संस्थानों में वर्तमान वास्तविकताओं के आधार पर सुधार की बात कही। ग्लोबल गवर्नेंस के संस्थानों की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं कि इनमें समय के साथ उचित बदलाव नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत का वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता मानवता के काम आएगी। मालाबार युद्धाभ्यास के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है, जहां से चीन को अपना दम दिखाएंगी दुनिया की 4 महाशक्तियां। मालाबार युद्धाभ्यास के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। मंगलवार से अरब सागर में युद्धाभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस युद्धाभ्यास में क्वाड के 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। 4 दिन तक चलने वाले दूसरे चरण में भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और अमेरिकी नौसेना का विमान वाहक युद्धपोत USS निमित्ज भी हिस्सा ले रहा है। इसके अलावा कैरियर बैटल ग्रुप के दूसरे युद्धपोत, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और पनडुब्बी भी युद्धाभ्यास का हिस्सा हैं। मालाबार युद्धाभ्यास का पहला चरण बंगाल की खाड़ी में हुआ था। 3 नवंबर से 6 नवंबर के बीच हुए इस युद्धाभ्यास में 4 देशों की सेनाओं ने हिस्सा लिया था। इस बार का युद्धाभ्यास इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुआ है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने 4 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में आज जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने मामले के 4 पक्षकारों को नोटिस जारी कर पेश होने को कहा था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में कुल 4 पक्षकारों में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह ट्रस्ट शामिल हैं। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण विराजमान की जमीन के मालिकाना हक के लिए सिविल जज के पास याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। बाद में जिला जज की कोर्ट ने दायर याचिका को स्वीकार कर सुनवाई शुरू की है। मामले में दायर याचिका में दावा किया गया है कि मुसलमानों की मदद से शाही ईदगाह ट्रस्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया और ईश्वर के स्थान पर एक ढांचे का निर्माण कर दिया। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म स्थान उसी ढांचे के नीचे स्थित है। याचिका में कहा गया है कि 1968 में हुए समझौते में मस्जिद की जगह तय की गई थी और वहीं रहनी चाहिए। मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने वाले युवक की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। क्या है ये पूरा मामला? 1 मिनट में समझिए। मथुरा के नंदबाबा मंदिर नंदगांव में नमाज पढ़ने वाले युवक की जमानत पर आज जिला अदालत सुनवाई करेगी। फैजल और उसके साथियों ने मंदिर में नमाज की एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। सभी आरोपियों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने समेत कई मामलों में मुकदमा दर्ज है।
2 नवंबर को दिल्ली का रहने वाला आरोपी अपने दोस्त के साथ मथुरा के नंदगांव मंदिर में पहुंचा, जहां वो और उसके एक साथी ने मंदिर परिसर में नमाज पढ़ी। बाद में आरोपी ने इन फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। विरोध के बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया और 3 नवंबर को यूपी पुलिस ने आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। फैजल ने 10 नवंबर को अपनी जमानत के लिए जिला अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगी। कांग्रेस के गुपकार गठबंधन में शामिल होने के अमित शाह के आरोपों से कांग्रेस ने इनकार किया है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। कांग्रेस ने गुपकार गठबंधन में शामिल होने को खारिज किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के गुपकार में शामिल होने को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। शाह ने कहा था, गुपकार कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहता है। क्या सोनिया गांधी देश विरोधी राजनीति की समर्थक हैं? लोग किसी भारत विरोधी गठबंधन को सहन नहीं करेंगे। गुपकार देश का मूड समझे, वरना जनता उसे डुबो देगी। चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे वाले गुप्तार क्या है, वो जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स अभी तक करती रही है, वो पूरी तरह से हताश हो चुकी है। जनता ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इन आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गृह मंत्री पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने बयान दिया कि कांग्रेस के डीडीसी चुनाव लड़ने का ये मतलब नहीं है कि वो गुपकार गठबंधन में शामिल हो गई है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन अनाउंस किए गवर्नमेंट ने, और उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वहीं गुपकार को गैंग कहने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुपकार कोई गैंग नहीं, वैधानिक राजनीतिक गठबंधन है। यूपी और हरियाणा के बाद अब एक और राज्य ने लव जिहाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कौन है वो राज्य, 1 मिनट में ये पूरी खबर आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के कानून बनने के बाद लव जिहाद के मामले गैर जमानती अपराध के दायरे में आएंगे। दोषी पाए जाने पर कानून के तहत 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास। प्रस्तावित कानून में जबरदस्ती, लालच या धोखा देकर कराए गए धर्म परिवर्तन पर सीधे एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। ऐसे मामलों में मददगारों को भी आरोपी बनाया जा सकेगा। हरियाणा सरकार ने भी कहा कि लव जिहाद पर वो भी जल्द कानून लेकर आएगी। इससे पहले यूपी सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून लाने का ऐलान कर चुकी है। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। भारत ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत ने मंगलवार को जमीन से आसमान में मार करने वाली क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण किया। पूरी तरह से स्वदेशी ये मिसाइल 30 किलोमीटर की रेंज में अपने लक्ष्य को पता करने, नष्ट करने में सक्षम है। इस कामयाबी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई देते हुए ट्वीट किया। डीआरडीओ को क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के लगातार 2 सफल परीक्षण करने के लिए बधाई। 13 नवंबर को हुए पहले लॉन्च टेस्ट में ये साबित हो गया था कि मिसाइल डायरेक्ट अपने लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। भारत और चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से तनाव के बीच इस मिसाइल का सफल परीक्षण चीन को कड़ा संदेश माना जा रहा है। इससे पहले भारत ओडिशा के बालासोर में ड्रोन हमलों जैसी खतरनाक साजिशों को असफल करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुका है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.